हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल मुद्गल बायोलॉजी में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर क्लास स्पीसीज़ के क्लासिफिकेशन के बारे में। बेसिकली यदि हम सुपर क्लास स्पीसीज़ की बात करें तो इसमें ज़्यादातर जितनी भी मछलियाँ हैं वो सारी की सारी सुपर क्लास स्पीसीज़ के अंदर आती हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि इसको कितने क्लासेज के अंदर बांटा गया है। स्पीसीज़ एक सुपर क्लास है और इसके अंदर ये जो कॉन्ट्रियोकथीज, ऑस्टियोकथीज, प्लेकोडर्माई है, ये इसकी क्लासेज हैं यानी कि वर्ग हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने स्पीसीज़ देखा था तो उसके अंदर सारी की सारी मछलियाँ आ रही थी। अब मछलियों में भी कई प्रकार की मछलियाँ हैं, टोटल 40,000 प्रकार की जातियाँ मछलियों की पाई जाती हैं। ठीक है, एक पार्कर और हेसबेल दो साइंटिस्ट हुए 1960 के अंदर। उन्होंने सबसे पहले एक वर्गीकरण किया मछलियों का, ठीक है, पूरे सुपर क्लास स्पीसीज़ का एक क्लासिफिकेशन किया, जिसके अंदर उन्होंने ऐसी मछलियों को रखा जो कि विलुप्त हो चुकी हैं, उनको एक अलग क्लास दिया, और फिर जो जीवित मछलियां हैं उनको दो अलग अलग क्लासों में डिवाइड किया। ऐसे करके टोटल 3 क्लासेज में डिवाइड इनको किया गया है सुपर क्लास स्पीसीज़ को। तो पहली जो क्लास है वो है प्लेकोडर्माई क्लास। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहली क्लास कौन सी है, प्लेकोडर्माई। ठीक है, एक ये क्लास है प्लेकोडर्माई, जिसके अंदर क्या है, जितनी भी डेवोनियन काल या फिर पर्मियम जो काल होते हैं जो कि प्राचीन काल हैं, तो उनके अंदर जितनी मछलियां पाई जाती थी उन सबको इस क्लास के अंदर रखा गया। यानी कि इसके अंदर जितनी मछलियां पाई जाती हैं वो सारी की सारी विलुप्त हो चुकी हैं, उनका फिलहाल के टाइम पे कोई भी अस्तित्व तो नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं दो क्लास जो कि हमें पढ़ने के लिए हैं। पहली है कॉन्ड्रियोकथीज और दूसरी है ऑस्टियोकथीज। दोनों में बहुत ही बेसिक अंतर हैं और सिर्फ 2 या 3 ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि दोनों में सेम हैं। यदि हम दोनों के सबसे पहले हैबिटेट की बात करते हैं तो जो कॉन्ट्रियोकथीज फिशेज होती हैं उनका जो हैबिटेट है वो मराइन्स एनिमल हैं, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ समुद्री पानी में हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, यदि हम ऑस्टियोकथीज की बात करते हैं तो ये दोनों तरह के पानी में हमें देखने को मिल जाती हैं, मराइन और साथ ही साथ फ्रेश वाटर में भी हम इन्हें देख सकते हैं। अब हम इनकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन बॉडी है और दोनों की बॉडी ही स्ट्रीमलाइन बॉडी है, यानी कि नौकाकार कह लीजिए, तर्कुकार कह लीजिए या फिर बोट शेप्ड कह लीजिए, यानी कि जिससे ये आसानी से पानी में जा सकें, चल फिर सकें, अपना गमन वगैरह कर सकें। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है, दो क्लासेस क्यों बनाई गई। तो इनका जो एंडोस्केलेटन है यानी कि अंतःकंकाल है, उसके प्रकार के आधार पर इनको दो अलग अलग क्लासेज में बांटा गया, कॉन्ट्रियोकथीज को अलग और ऑस्टियोकथीज को अलग। कॉन्ट्रियोकथीज में यदि हम इसको दो शब्द में डिवाइड करें तो एक होगा कॉन्ड्रिथ और दूसरा होगा इकोथीज, और ऐसे ही इधर होगा ऑस्टी और एक होगा इक्थीज। इसका मतलब कॉन्ड्री का मतलब होता है कार्टिलेजिनस, ठीक है, कार्टिलेज को बोला जाता है कॉन्ड्री, और बोन्स या फिर बोनी फिशेज को बोला जाता है ऑस्टियोकथीज। ठीक है, तो एंडोस्केलेटन के बेस पे क्या दो डिवाइड किए गए, हम दो भागों में इसको डिवाइड किया गया कि जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से मिलकर बना होगा उसे कहेंगे कॉन्ड्रियोकथीज, और जिनका एंडोस्केलेटन बोनी या फिर बोन से मिलकर बना होगा उन्हें कहेंगे ऑस्टियोकथीज। हम याद करने की अगर हमें सिंपल सी इन्हें याद करना है तो देखिए सी से बनेगा कॉन्ड्रियोकथीज और सी से ही क्या बनता है, कार्टिलेजिनस। ठीक है, तो एक तो इनका ये बेसिक अंदर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे इनके बाहरी आवरण से। ठीक है, बाहरी रूप से हम इनको कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि दोनों को हम बाहरी रूप से देखकर ही पहचान सकते हैं। कई सारे लक्षण ऐसे हैं, जैसे कि सबसे पहले हम इनके माउथ की बात करते हैं तो जो कॉन्ड्रियोकथीज के अंदर जो फिशेज आती हैं उनका जो माउथ है वो वेंट्रली लोकेटेड होता है, यानी कि अधर तल पर उनका जो माउथ है वो लोकेट होता है। यदि हम इस डायग्राम की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें इसका जो माउथ है वो इस जगह दिखाई दे रहा है। इसका जो माउथ है हमें अधर तल यानी कि वेंट्रल सरफेस पर इसका माउथ हमें दिखाई दे रहा है। वहीं यदि हम ऑस्टियोकथीज की बात करते हैं तो इनका जो माउथ है वो टर्मिनल हमें दिखाई देता है। टर्मिनल देखिए आगे की तरफ, अग्रस्त जिसे हम कहते हैं हिंदी में, तो आगे की तरफ जो माउथ होगा उसे कहेंगे टर्मिनल माउथ, जो कि पाया जाएगा ऑस्टियोकथीज के अंदर यानी कि बोनी फिशेज के अंदर। और यदि हम वेंट्रल माउथ की बात करते हैं तो वो पाया जाएगा कॉन्ट्रियोकथीज के अंदर। ठीक है, ये हम बाहरी देख लिया। अगले हम बात करते हैं इनके फिन्स की। तो फिन्स देखिए हम सबसे पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। जब हमने साइक्लोस्टोमा के बारे में पढ़ा था वहाँ भी हमने फिन्स की बात की थी, उसके बाद हम सुपर क्लास स्पीसीज में भी हमने फिन्स की बात की थी और यहाँ पर भी हम फिन्स की। तो फिन्स देखिए टोटल 5 प्रकार के फिन्स होते हैं। कुछ होते हैं आपके पेयर्ड फिन्स,
यानी कि युग्मित पंख, और कुछ होते हैं अनपेयर्ड फिन्स यानी कि अयुग्मित फिन्स। पेयर्ड का मतलब ये होता है कि पेयर्ड का मतलब ऐसा नहीं है कि एक के पीछे दो, पेयर्ड का मतलब ये नहीं होता। पेयर्ड का मतलब ये होता है जैसे कि ये एनिमल है तो एक इधर एक बिल्कुल इधर, इसका मतलब होता है पेयर्ड। और यदि कहीं एक तरफ होगा और इधर कोई फिन्स नहीं होगा तो उसे कहेंगे हम अनपेयर्ड फिन्स। ठीक है, तो समझते हैं हम कि कौन कौन से फिन्स पेयर्ड हैं, कौन कौन से अनपेयर्ड हैं। सबसे पहले हम अनपेयर्ड फिन्स की बात करते हैं। तो देखिए अनपेयर्ड फिन्स 3 तरह के होते हैं। ऊपर की तरफ जो पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं डॉर्सल फिन, नीचे की तरफ जो फिन्स पाए जाते हैं उन्हें बोला जाता है वेंट्रल फिन्स, और पीछे यानी कि टेल पोर्शन पर जो पाए जाते हैं उन्हें बोला जाता है कॉडल फिन या फिर पुच्छीय पंख। यहाँ पर हम सिर्फ कॉडल फिन की बात कर रहे हैं क्योंकि कॉडल फिन में अंतर के आधार पर ही हम बता सकते हैं कि कौन सी मछलियाँ कॉन्ड्रिकोथीज हैं और कौन सी ऑस्ट्रिकोथीज हैं। तो सबसे पहले हम यदि कॉन्ड्रिकोथीज की बात करें तो यहाँ पर कॉडल फिन है वो हेटेरोसर्कल है। हेटेरोसर्कल यानी कि अलग अलग प्रकार के। देखिए इस पंख को यदि हम देखें तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इसका एक हिस्सा थोड़ा लंबा है और दूसरा हिस्सा छोटा है। यदि हम इधर कॉडल फिन की बात करते हैं तो इधर कॉडल फिन हमें होमोसर्कल दिखाई दे रहा है, यानी कि दोनों तरफ सेम आकृति के हमें, दोनों तरफ सेम शेप के हमें दिखाई दे रहे हैं, कहीं भी हमें अनियमितता या इरेगुलरिटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर हमें अंतर क्या दिखाई दे रहा है कि इधर थोड़ा लंबा वाला पोर्शन है, ये थोड़ा छोटा पोर्शन है, यहाँ पर दोनों बिल्कुल समान लंबाई के हैं। तो ये कॉडल फिन में अंतर है दोनों में, हेटेरोसर्कल और होमोसर्कल। आगे हम इनके एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं। जैसे कि एंडोस्केलेटन यानी कि अंत्य कंकाल में भी दोनों में अंतर पाया जाता है, इसी तरह से एक्सोस्केलेटन यानी कि बाह्य कंकाल में भी दोनों में अंतर पाया जाता है। बेसिकली दोनों की बॉडी स्केल से मिलकर बनी होगी, यानी कि इनकी जो बॉडी है वो सल्कों से मिलकर बनी होगी, लेकिन सल्क भी कई प्रकार के होते हैं। जब हम आगे कॉर्डेट्स में सल्कों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे तब हम वहाँ पर इनकी गहनता से अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें सिर्फ इतना देखना है कि जो एक्सोस्केलेटन है कॉन्ड्रियोकथीज का, उनमें प्लेकोइड प्रकार के सल्क पाए जाते हैं। प्लेकोइड का मतलब ऐसे सल्क होते हैं, मैं बेसिक यहाँ पर बता देता हूँ, जो कि बहुत ही तीखे सल्क होते हैं। ठीक है, तो जब प्लेकोइड सल्क इनकी बॉडी पर पाए जाते हैं, इनकी जो बॉडी होती है, इनकी जो स्किन होती है बहुत ही टफ होती है। ठीक है, थोड़ी हार्ड इनकी स्किन होती है। वहीं यदि हम ऑस्ट्रिकोथीज की बात करें तो यहाँ पर एक्सोस्केलेटन साइक्लॉइड या फिर टीनोइड प्रकार के स्केल्स का बना हुआ होता है। ठीक है, इनकी बॉडी कॉन्ड्रिकोथीज के मुकाबले थोड़ी सी सॉफ्ट इनकी बॉडी होती है, इसी के कारण इनको हम खाने के लिए यूज़ में करते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इनको खाने में यूज़ लेते हैं। वो खाने वाली जो फिशेज होती हैं वो ऑस्ट्रिकोथीज के अंदर ही आती हैं। कॉन्ड्रिकोथीज को सीधा की सीधा नहीं खाया जा सकता। ठीक है, अब हम इनके रेस्पिरेशन की बात करते हैं। तो रेस्पिरेशन गिल स्लिट के द्वारा होता है। ठीक है, क्लोम दरारें पाई जाएंगी और वो अलग अलग क्लोम दरारें होंगी और उनकी संख्या कितनी होगी, 5 से 7 जोड़ी, 5 to 7 पेयर्स गिल्स पाए जाएंगे। ठीक है, जो कि कहाँ पर खुलेंगे, गिल स्लिट के द्वारा बाहर की ओर खुलेंगे। लेकिन यहाँ पर भी अंतर है दोनों में कि जो कॉन्ड्रियोकोथीज के अंदर जो गिल स्लिट हैं वो कवर नहीं होंगी, यानी कि विदाउट कवर है, वहाँ पर किसी भी तरह की कवरिंग हमें देखने को नहीं मिलेगी। वहीं यदि हम ऑस्टियोकोथीज की बात करें तो गिल स्लिट आर कवर्ड विद ओपरकुलम। ठीक है, एक अंतर यहाँ मेजर अंतर है दोनों के अंदर कि जो ऑस्टियोकोथीज है उनके पास एक कवरिंग पाई जाती है गिल स्लिट को ढकने के लिए, जिसे बोलते हैं ओपरकुलम। इसको भी याद करने की क्या ट्रिक है कि ऑस्टियोकोथीज शुरू हो रही हैं ओ से और ओपरकुलम भी स्टार्ट हो रहा है ओ से। ठीक है, देखिए यहाँ हम इसको डायग्राम में देखते हैं एक बार, तो यहाँ हमें लाइनिंग बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमें लाइनिंग है, जो गिल स्लिट्स हैं, ये जो लाइनिंग बनी हुई होती है ये हमें क्लियरली विजिबल नहीं है क्योंकि इनके ऊपर ओपरकुलम पाया जा रहा है। ठीक है, ये दोनों में अंतर है गिल स्लिट को लेके। आगे हम बढ़ते हैं इनकी टीथ के आधार पर। तो जी की जो कॉन्ड्रियोकोथीज होती हैं उनमें टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, यानी कि जो कॉन्ड्रियोकोथीज वाली जो फिशेज होती हैं उनमें जो टीथ होते हैं वो ट्रू टीथ नहीं होते। ठीक है, इनमें जो प्लेकॉइड स्केल्स हैं वही मॉडिफाइड हो गए हैं। कैसे कि मान के चलिए जैसे प्लेकॉइड स्केल्स ऐसे कुछ पेने प्रकार के प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। ठीक है, यदि इसी को हम थोड़ा सा बैकवर्ड डायरेक्शन में कर दें तो ये साइड से बहुत खुरदरी हो जाएगी, पेने नुकीले इनके स्केल्स हो जाएंगे, जिससे कि ये अपनी सुरक्षा भी करती हैं और किसी को अपनी सुरक्षा भी करती हैं और किसी पर अपना प्रहार भी ये करती हैं उन्हीं टीथ की सहायता से। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है शार्क। कॉन्ड्रियोकोथीज के अंदर आपने शार्क को देखा होगा तो उसके जो टीथ होते हैं वो टीथ ट्रू टीथ नहीं होते हैं। ठीक है, वो प्लेकॉइड स्केल्स ही हैं, मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स हैं। वहीं यदि हम ऑस्टियोकोथीज की बात करें तो यहाँ पर ट्रू टीथ हमें देखने को मिल जाते हैं। अगली हम बात करते हैं देयर जॉ आर वेरी पावरफुल, यानी कि इनके जो जबड़े होते हैं बहुत ही पावरफुल होते हैं। आपने शार्क जब देखा होगा कहीं भी डिस्कवरी चैनल वगैरह पे हम देखते हैं शार्क, तो उसके जो जबड़े होते हैं बहुत ही पावरफुल हम कह सकते हैं, बहुत ही पावरफुल वो जबड़े होते हैं। उनमें अगर कोई एक बार फंस जाता है तो कोई भी जानवर इजीली वहाँ से निकल नहीं सकता। अगले हम एयर ब्लैडर की बात करते हैं, इसको हम अगली स्लाइड में बात करेंगे।
एक और नई चीज़ जो कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराती है हमें, उसका नाम है एयर ब्लैडर। ठीक है, एयर ब्लैडर का मतलब क्या होता है, हिंदी में बाताशय जिसे हिंदी में बोलते हैं, यानी कि एक ऐसा ब्लैडर, एक ऐसा पाउच जिसमें कि एयर भर सके। उसका काम क्या होता है वो चीज़ समझिए कि उसका काम ये होता है कि ये क्या करते हैं, ऊपर की तरफ जाती हैं और पानी से बाहर निकल के उस एयर ब्लैडर को भर लेती हैं। भरने के बाद क्या करती हैं, ये उसमें से अपना रेस्पिरेशन वगैरह करती हुई रहती हैं। और जब आप एक चीज़ सोचिए कि किसी ट्यूब में यदि हम हवा भर देंगे तो वो पानी पे तैरता हुआ रहता है, लेकिन यदि उस ट्यूब में से हवा निकल जाएगी तो वो अंदर की तरफ डूब जाएगा। उस एयर ब्लैडर की, इनकी कॉन्ड्रोकथीज और ऑस्टियोकथीज की यदि बात करें तो यहाँ पर एयर ब्लैडर हमें देखने को नहीं मिलता है कॉन्ड्रोकथीज के अंदर। तो जब एयर ब्लैडर इनके पास नहीं है तो इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है ताकि ये पानी में डूब ना जाए, नीचे बैठ ना जाए। आपने शार्क को कभी देखा होगा तो वो हमेशा तैरती हुई रहती है। क्यों? क्योंकि उसको कॉडल फिन्स या फिर उसके जो फिन्स होते हैं उनसे वो पानी में तैरती हुई रहती है। क्योंकि यदि अगर वो पानी में फिन्स से यदि वो नहीं तैरेगी तो वो नीचे जाके बैठ जाती हैं, तले में नीचे जाके बैठ जाती हैं, और जब उनको शिकार वगैरह कोई दिखाई देता है तो वापस फिन्स के थ्रू वो पानी में आके उस शिकार को पकड़ के खा जाती हैं। वहीं यदि हम ऑस्टियोकथीज की बात करते हैं तो ऑसोफेगस में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एयर ब्लैडर या फिर स्विम ब्लैडर जिसे कहा जाता है, जो कि बायोम्सी को रेगुलेट करता है। यदि हम इंटेस्टाइन की बात करें तो यहाँ पर स्क्रॉल या फिर स्पाइरल बाल्व हमें देखने को मिलता है कॉन्ड्रोकथीज के अंदर। क्यों? क्योंकि ये इससे इनका क्या बढ़ता है, इंक्रीज सरफेस एरिया, यानी कि इनकी जो इंटेस्टाइन है उसका सरफेस एरिया थोड़ा बढ़ जाता है। क्योंकि यदि कोई चीज़ स्पाइरल होती है तो वो ऑटोमेटिकली उसका अपना सरफेस एरिया बढ़ा लेती है। वहीं यदि हम ऑस्टियोकथीज की बात करें तो यहाँ पर स्पाइरल बॉल्व हमें देखने को नहीं मिलता है। एंडोस्केलेटन की यदि हम बात करते हैं तो चूंकि इनका एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेजिनस है, यानी कि अस्थियों उपास्थियों से मिलकर इनका जो एंडोस्केलेटन है, अंतकंकाल है, वो बना हुआ है। तो जब उपास्थियों से मिलकर बना हुआ है तो नोटोकॉर्ड इनकी लाइफ टाइम प्रेजेंट रहती है। हमें देखने को मिलती है कि नोटोकॉर्ड प्रेसिस्ट ऑल लाइफ, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लार्वल फॉर्म में ही नोटोकॉर्ड हमें देखने को मिलती है, नहीं, एडल्ट में भी हम नोटोकॉर्ड देख सकते हैं। वहीं यदि हम ऑस्टियोकथीज या फिर बोनी फिशेस की बात करें तो यहाँ पर जो एंडोस्केलेटन है वो बोन से मिलकर बना होता है और साथ ही साथ कार्टिलेजिनस भी मिलकर बना होता है। एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली देखिए, जैसे कि कॉन्ड्रोकथीज जो फिशेस हैं उनमें जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेजिनस का देखने को मिलता है, हमें कार्टिलेजिनस फिशेस जिन्हें बोलते हैं। और ऑस्टियोकथीज में बोनी फिशेस होती हैं या फिर हमें इनमें जो एंडोस्केलेटन है वो बोन्स का हमें देखने को मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें बोन है तो इनमें कार्टिलेज नहीं होगा, इनमें दोनों चीज़ होंगी और इनमें सिर्फ और सिर्फ कार्टिलेज हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो इनका एंडोस्केलेटन है वो बोन्स और कार्टिलेज दोनों से मिलकर बना हुआ है, तो नोटोकॉर्ड एब्सेंट हो जाएगी किसमें, एडल्ट में जाके। और वो जो नोटोकॉर्ड है एडल्ट में एब्सेंट हो जाएगी, फिर उसकी जगह पर क्या तो वो जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम में जाके चेंज हो जाएगी। अब हम अगले की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो कॉन्ड्रोकथीज और ऑस्टियोकथीज दोनों में समानता क्या है कि दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, यानी कि ये शीत रक्त वाले, हिंदी में कहें यदि हम तो ये शीत रक्त वाले जंतु हैं। शीत रक्त का मतलब क्या होता है कि कोल्ड ब्लडेड ऐसे एनिमल होते हैं जिनका जो टेम्परेचर है वो एटमॉस्फेयर के हिसाब से चेंज होता रहता है। ठीक है, उनका ऐसा नहीं है कि यदि टेम्परेचर बाहर का गर्मी, उनका ऐसा होता है कि बाहर जितना टेम्परेचर है वही अंदर होगा, यानी कि यदि बाहर सर्दी है तो अंदर भी सर्दी होगी, बाहर गर्मी है तो अंदर भी गर्मी होगी। जैसे कि यदि हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो ये वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी कि गर्म खून वाले होते हैं। इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है फिक्स रहता है 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और 98.4 डिग्री फॉरेनहाइट। तो यदि बाहर की तरफ यदि मान के चलिए गर्मियों में बाहर की तरफ टेम्परेचर हमारा 37 से बढ़ के कहीं कहीं जगह पे तो 50 तक चला जाता है, तो क्या हमारी बॉडी भी 50 चली जाती है? नहीं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहता है। फिर बॉडी क्या करती है, उसको रेगुलेट करती है। ठीक है, तो स्वेटिंग वगैरह होना, तो क्या करती है वो कि बॉडी को टेम्परेचर जो बाहर की तरफ से बॉडी का टेम्परेचर 50 होने की कोशिश कर रहा है उसको रेगुलेट करती है कि वो वापस उसको 37 पर लाया जाए। तो वो क्या करती है, स्वेटिंग करती है। ठीक है, तो इस तरह से वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। लेकिन जो एनिमल हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल, इनके अंदर क्या होता है कि जैसा बाहर की तरफ है, मान के चलिए बाहर 50 डिग्री है तो इनकी बॉडी का भी 50 डिग्री हो जाता है। ठीक है, यदि हम इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर हार्ट हमें देखने को मिलता है, वो जो कि 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है कॉन्ड्रोकथीज के अंदर। बेसिकली ऑस्टियोकथीज के अंदर भी 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो है लंग फिशेस। जो लंग फिशेस होती हैं उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सेक्सेस की बात करते हैं तो इनके सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, दोनों में ही। अब हम बात करते हैं कि जब मेल और फीमेल अलग अलग हैं तो कोई चीज़ ऐसी होगी जो कि इनको अलग बनाती होगी फीमेल से मेल को। तो जो कॉन्ड्रोकथीज जो फिशेज होती हैं, यानी जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं, उनके अंदर एक पेल्विक फिन्स क्या करते हैं, चेंज हो जाते हैं किसमें, क्लेस्पर में, यानी कि पेल्विक फिन्स के नीचे से ही ये क्लेस्पर्स निकलते हैं। ठीक है, क्लेस्पर्स क्या होता है, जो कि सिर्फ मेल से पाए जाते हैं। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि ये इनके पेल्विक फिन्स हैं, दोनों पेयर्ड पेल्विक फिन्स हैं।
ये जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है इन्हें बोला जाता है क्लैस्पर्स। जो पैलियोफिन्स होते हैं उनके नीचे से क्लैस्पर्स निकलते हैं। क्लैस्पर्स का काम क्या है? क्लैस्पर्स का काम ये है कि जब इनके बीच कॉपुलेशन होता है, जब इनको फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये क्लैस्पर्स के थ्रू जो फीमेल जो फिश होती है उसको पकड़ता है, जिससे कि आसानी से उसको पेनिट्रेट कर सके और अपने जो स्पर्म्स हैं उनको उसको डोनेट कर सके फीमेल के लिए। तो क्लैस्पर्स का ये काम होता है। वहीं यदि हम ऑस्टियोकैथिस यानी कि बोनी फिशेस की बात करते हैं तो क्लैस्पर यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। अब देखिए क्लैस्पर्स यदि कॉन्टिकोथिस में प्रेजेंट है तो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा आगे चल के हम देखेंगे, और ऑस्टियोकैथिस में नहीं है तो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, चूंकि कॉन्टिकोथिस के पास क्लैस्पर्स प्रेजेंट हैं इसलिए इनका फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल होगा, क्योंकि इनके पास वो तरीका है, वो जरिया है जिससे कि ये मेल स्पर्म को फीमेल के पास पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन जो ऑस्टियोकैथिस है उनके पास क्लैस्पर्स नहीं है, तो इनके पास कोई ऐसा जरिया नहीं है कि ये जो मेल स्पर्म्स होता है उसको फीमेल तक पहुँचा सकें। तो इसलिए इनको मजबूरन फर्टिलाइजेशन कैसा करना पड़ता है? एक्सटर्नल इनको फर्टिलाइजेशन करना पड़ता है। ये इंपैक्ट पड़ता है क्लैस्पर होने का और ना होने का। हम कॉन्टिकोथिस की बात करें तो ये बेबी पेरस होते हैं, यानी कि ये बच्चे को जन्म देते हैं। ऑस्टियोकैथिस की बात करें तो ऑस्टियोकैथिस ओवी पेरस होते हैं, यानी कि ये अंडे देते हैं। और डेवलपमेंट की बात करें तो इनका डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होता है और इनका डेवलपमेंट कहीं कहीं इनडायरेक्ट हमें देखने को मिलता है। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं उनमें जो ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है वो हमें शार्क फिशेज हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और ऑस्टियोकैथिस की बात करें तो हम जो लोबियो है, रोहू है, ठीक है, कटला है, इन सबको जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो खाते हैं, तो वो उनको आसानी से जानते हैं कि कौन सी कार्टिलेजिनस है, कौन सी बोनी फिशेज है। देखिए हम एक एक बार इनके एग्जांपल देख लेते हैं कि कॉन्टिकोथिस की जो फिशेज होती हैं, स्कोलियोडोन जिसे कि डॉग फिश बोला जाता है, प्रेस्टिस जिसे सॉ फिश बोला जाता है, स्पायरेना जिसे हैमर हेडेड शार्क बोला जाता है, एक ट्राइगोन जिसे स्टिंग रे बोला जाता है, टॉर्पीडो जिसे इलेक्ट्रिक रे बोला जाता है। एक एक एग्जांपल हम देखें, पिक्चर में आपको दिखा। तो ये तो आपकी डॉग फिश है, देख लीजिए इसको ध्यान से, ठीक है, स्कोलियोडोन ये डॉग फिश है। इसके आगे हम बात करते हैं अगले एग्जांपल की, इसके आगे प्रेस्टिस या फिर सॉ फिश। सॉ फिश देखिए ये वाली है सॉ फिश, जिसका कि आकृति कैसी है? आकृति कैसी है इसकी? बिल्कुल आरी जैसी आकृति है इसकी, ठीक है। यानी आगे की तरफ हमें क्या देखने को मिलता है? बिल्कुल आरी जैसी संरचना हमें देखने को मिलती है, जिससे कि ये किसी जो शिकार होता है उसको काटने के लिए, मार गिराने के लिए इसके काम में आती है। अगला एग्जाम्पल है आपका स्पायरेना या फिर हैमर हेडेड फिश। ये देखिए ये स्पायरेना है जिसका जो हेड है वो बिल्कुल हैमर लाइक है, यानी कि जैसे हैमर होता है उसकी दोनों तरफ ये संरचनाएं बनी होती हैं, शेम इसके भी शेप है, जैसा इधर है ऐसा इधर है, और दोनों ये जो सिरे हैं यहाँ पर इसकी आइज़ हमें देखने को मिलती हैं, आइज़ पाई जाती हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल की बात करते हैं ट्राइगोन या फिर स्टिंगरे। ये ट्राइगोन या फिर स्टिंगरे है, क्यों? क्योंकि इसके नीचे ये जिससे कि ये भी शिकार करता है, अपने कोड़े जैसे ये चलाता है अपना, इसलिए इसको नाम दिया गया स्टिंगरे। अगले की बात करते हैं तो अगली है टॉर्पीडो या फिर इलेक्ट्रिक रे। ये टॉर्पीडो है या फिर इलेक्ट्रिक रे है, जिसे बोला जाता है हिंदी में विद्युत मछली। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं बीचों बीच में, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स हमें देखने को मिलते हैं। इन पर यदि कोई टच करता है तो ये 100 वोल्ट्स तक की बिजली उत्पन्न कर सकता है, 100 वोल्ट तक की करंट जो है उसको उत्पन्न कर सकता है। और ये नुकसान क्या कर सकता है कि बड़ी मछलियाँ क्या करती हैं, जैसे इसका फ़ायदा क्या है कि जो बड़ी मछलियाँ होती हैं उनको ये इलेक्ट्रिक करंट से भगा देता है, या फिर किसी का शिकार करना हो तो उसी से शिकार कर लेता है। और इसके झटके जो हैं वो इतने तेज़ हो सकते हैं कि मनुष्य के लिए भी वो घातक साबित हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम बोनी फिशेस की बात करते हैं। तो ये देखिए सी हॉर्स है, बिल्कुल घोड़े जैसा लग रहा है देखने में, और ये मछली है। जी हाँ, ये मछली है, ये पहली ऐसी मछली है जिसमें जो एग्स हैं या फिर जो बच्चे हैं वो कौन देता है? मेल देता है। जी हाँ, इसकी खास बात क्या है कि जब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है तो जो मेल है वो फीमेल के अंदर अपने स्पर्म ट्रांसफ़र कर देता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है मेल के पास। तो जब ये शोरा होता है तो फीमेल क्या करती है, आके जो एग्स होते हैं वो इसके पाउच में डाल देती है। फिर उसके बाद ये अंडों की देखरेख करता है, और जब अंडे इसके परिपक्व हो जाते हैं, जब उनकी हैचिंग का टाइम आता है तो ये उनको गोली की तरह निकालता है, ठीक है। और एक और इसकी खास बात क्या है कि वैसे तो मछलियाँ कैसे चलती हैं? ऐसे चलती हैं, जैसे कि ये मछली है तो आगे की तरफ चलेगी। ये एक अकेली मछली है जो कि कैसे चलती है? ऊर्ध्वाधर अवस्था में चलती है, तैरती है, ठीक है। और क्योंकि इस घोड़ी जैसी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रही है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? सी हॉर्स बोला जाता है। इसके जो जबड़े हैं उनमें टीथ नहीं पाए जाते, सिर्फ आगे की तरफ हमें रोस्ट्रम देखने को मिलता है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है। और जो मैंने आपको पाउच बताया था उस पाउच को कहते हैं ब्रूड पाउच। क्या बोलते हैं? ब्रूड पाउच।
जिसमें कि क्या करती है, फीमेल अपने एग्स इसको दे जाती है, उसके बाद ये उनको जब वो एग्स हैचिंग के लिए तैयार हो जाते हैं तो ये अपने बच्चे निकालता रहता है। इसके लिए मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि हमारे ही मुद्गल बायोलॉजी पे जाइए आप, और वहाँ पर आप देखेंगे तो रील्स के अंदर एक वीडियो आपको देखने को मिलेगी। मैं हो सकी तो मैं आपको उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ज़रूर उसको चेकआउट करिएगा, बहुत ही खूबसूरत वीडियो है वो। आगे हम बढ़ते हैं तो ये कटला है, ये कटला मछली है, ठीक है। ये मछली है वो कौन सी है, लेबियो है, जिसे हिंदी में बोला जाता है रोहू शॉर्ट फॉर्म में। इसकी जो लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर ये हमें देखने को मिलती है, उसको खाने के काम में भी ये आती है। यहाँ पर देखिए हमें ओपरकुलम भी इसमें देखने को मिल रहा है, सेम यहाँ पर भी हमें ओपरकुलम देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से जो है आपकी सुपर क्लास स्पीसीज़ के अंदर जो क्लासिफिकेशन था क्वाड्रिकथीज और ऑस्टियोकथीज दोनों को मैंने खत्म करा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।